मौजूदा वक्त में झारखंड के विकास का स्वरूप कैसा हो, किन किन क्षेत्रों का विकास कर नया झारखंड देश का सबसे विकसित सूबा बन सकता है, तमाम मुद्दों पर झारखंड के मुख्य सचिव डीके तिवारी से खास बातचीत की न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के मुख्य सचिव डीके तिवारी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि झारखंड की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में क्या कहेंगे? झारखंड की स्थिति तो एक बहुत व्यापक टर्म है, लेकिन ये अच्छा प्रदेश है, बहुत सुंदर है। प्रकृति के सारे संप्रदायों के साथ साथ यहाँ पर झरने, वन, अच्छे लोग, सिंपल लोग और एक पॉजिटिविटी है। हमारे यहाँ 300 दिन की सनशाइन होती है, तो कुल मिलाकर राज्य में बहुत अच्छे पोटेंशियल्स हैं और मैं बहुत आशावान हूँ कि राज्य तो आगे ही बढ़ना है। इस राज्य को आगे ही बढ़ना है। आप ब्यूरोक्रेसी के सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट पे हैं स्टेट में। ऐसे में आपने जो झारखंड में जो सेवाएं दी हैं उसके आधार पे आप किस तरीके से देखते हैं कि झारखंड आगे बढ़ रहा है? जी देखिए, जब वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बिहार के विभाजन के फलस्वरूप बना तो उसका प्रमुख कारण ये था कि इस क्षेत्र को जो रिसोर्सेज थे उनका हिस्सा पर्याप्त नहीं मिलता था। उसके कारण इस क्षेत्र की उपेक्षा भी हो रही थी। तो लोगों में ये आशा थी कि हम लोग जब अलग राज्य बनाएंगे तो निश्चित रूप से इस राज्य का भला होगा, विकास की गति तेज होगी। और वो हमारे सामने है। जब वर्ष 2000 में हमारे ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज़ थी, हमारे जो इंडिकेटर्स थे, चाहे वो शिक्षा के रहे हों, स्वास्थ्य के रहे हों, ये बहुत ही लो थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर जो कार्य हुए हैं उसके आधार पे ना ही हमारी जीएसडी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, डबल डिजिट में रही है, बल्कि इन इंडिकेटर्स पे भी हम काफ़ी खरे उतरे हैं। और मैं आज आपसे बता दूं कि आज झारखंड गर्व के साथ कह सकता है कि जैसे हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ये नेशनल एवरेज से बेटर हुआ है। पहले हम लोग सबसे नीचे रहा करते थे। हालांकि जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो उतना हमने सोचा था उतना नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम लोग एक सही दिशा की ओर निश्चित रूप से जा रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं और जैसा है भी कि झारखंड का में नेचुरल रिसोर्सेज की अपार लगभग देश का 40% हिस्सा झारखंड में है। इसके बावजूद आज झारखंड की स्थिति ऐसी आ गई है कि यहाँ पर खजाना खाली हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस खजाना खाली होने के पीछे वजह क्या रही और आगे कैसे अब आगे बढ़ा जाएगा? जी देखिए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नेचुरल रिसोर्सेज जो होना, ये डबल दुधारू तलवार है। एक तरफ तो लगता है कि बहुत अधिक आपके यहाँ, आपकी धरती में रत्न लगे हुए हैं, अंदर लगे हुए हैं, लेकिन जब उस माइंस पे आपका एकाधिकार नहीं होता है, उसमें नियम कानून केंद्र सरकार के होते हैं, उनमें स्वामित्व केंद्र सरकार की कंपनियों का होता है, तो जब उनका दोहन होता है, खनन होता है और उसके पश्चात उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपसे बताऊं, पर्यावरण को नुकसान होता है, यहाँ की जो खेतिहर ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं जिन जिन क्षेत्रों में इस तरह की मायने है। तो यहाँ का पानी प्रदूषित हो जाता है। आपको बताऊं, कहीं लाल पानी मिलेगा, कहीं सफ़ेद पानी मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द ओवर जिस एरिया का है। तो जितना यहाँ पर रिच सॉइल है उस हिसाब से अगर हमने अच्छी तरह से उस रिसोर्स का प्रयोग नहीं किया तो वो क्षरण होता रहेगा। तो इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने अभी इसलिए जो डीएमएफटी का एक स्वरूप आया वो 1 ही 2 वर्ष पूर्व आया, हमको उस ओर ध्यान देना है। हमारे रोड डैमेज हो रहे हैं, बहुत हैवी ट्रक्स चलते हैं मिनरल्स के। अभी राज्य सरकार ने ये क्लेम किया है कि केंद्र सरकार से भी जितनी रॉयल्टी हमें मिलना चाहिए, केंद्र सरकार से मुझे जितना हमारी ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए उतना संभवतः नहीं मिला, और अगर वो मिलेगा तो हमारे रिसोर्स बढ़ेंगे और उनका सदुपयोग बढ़ेगा। तो नेचुरली इन चीज़ों के लिए हमें अधिक मात्रा में मुद्रा चाहिए होती है, जो उतनी पर्याप्त नहीं हो पाई जितना कि अपेक्षा थी। और मुझे लगता है कि हमारे अपने रिसोर्सेज को भी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज़ आप अभी जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से दोहन हुआ है उसमें नॉर्म्स को ताक पे रख दिया गया है, क्योंकि पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है, पानी लाल हो रहा है, तो क्या इससे आम लोगों को भी परेशानी हो रही होगी? तो क्या जो नॉर्म्स हैं, क्या बहुत ज़्यादा दोहन किया जा रहा है और राज्य की हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है उस तरीके से जितनी मिलनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली
हम लोग जो हैं ये गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं जो ज़्यादातर माइनिंग करती हैं, चाहे वो सेल हो चाहे CCL हो, तो हमको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। और जो नॉर्म्स हैं किसी माइंस को क्लोज़ करने के, उसको हरा भरा रखने के, जैसे विदेशों में होता है, वो थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो करने की आवश्यकता है। पूर्व में इतनी जागरूकता नहीं थी, इतने सारे इन्फोर्समेंट्स नहीं थे, इतने सारे हम लोगों ने नियम कानून नहीं बनाए थे। अब जागरूकता बढ़ी है और अब निश्चित रूप से हमें ये करना पड़ेगा कि हम लोग नई तकनीक का प्रयोग करें। अब ज़रूरी नहीं कि आप रास्ता काटें, पहाड़ काटें, ट्रक्स को ले जाएं। अब आप नई तकनीक का प्रयोग करते हुए मिनिमम डैमेज टू एनवायरनमेंट के साथ, लोगों को कम से कम दिक्कतें हों, उसके साथ भी आप खनन कार्य कर सकते हैं। और उसका सही अगर हक राज्य सरकार को मिलता रहेगा तो उस क्षेत्र में भी तो हमें मिलेगा ही, लेकिन रिसोर्सेज हमें अन्य क्षेत्रों में ले जाने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। और दूसरा, यहाँ पे अवसर भी लोगों को क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मामलों में अच्छा भी हुआ है, लेकिन अब हम लोगों का फोकस होना चाहिए समाज के प्रति, आम आदमी के प्रति, गाँव के प्रति, कृषि के प्रति। तो इस वजह से उससे जैसे कि आम लोग भी में भी परचेज पावर आए, उनकी आमदनी बढ़े, लोगों की आमदनी बढ़े, लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा हो, ये तो सब कोई चाहता है। लेकिन जिन इलाकों में माइनिंग हुई है उन इलाकों में आप कह रहे हैं कि नॉर्म्स उस तरीके से नहीं थे कि लोगों को फ़ायदा पहुंचे। आज भी लोगों की परिस्थिति वैसी ही है। आज भी लोग, ज़्यादातर इन इलाकों में ट्राइबल्स हैं और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनके लिए भी कुछ करने की सोच रहे हैं आगे? हाँ बिल्कुल, और मैं तो ये मानता हूँ कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है वो पूर्णतया से अफेक्टेड एरियाज़ में ही प्रयोग उनका किया जाना चाहिए। और यहाँ पर हम लोगों ने करना शुरू किया है कि अब हम लोग ये इंश्योर करेंगे कम से कम सही पानी मिले आम जनता को, और ना ही अब चापाकल बल्कि नल से पानी मिले। इसके लिए हम लोग 3-4 वर्षों में ये इंश्योर कराएंगे। यद्यपि हम लोग अभी सिर्फ 6-7% जनता को ही नल से पानी दे पा रहे हैं, लेकिन हमारा ये एम्बिशियस टारगेट रहेगा कि 3-4 साल में हम लोग प्रत्येक घर में नल से जल की आपूर्ति करें। और वास्तव में ये भी करें कि लोगों को इस तरह की पॉलिसीज़ हों कि लोगों को रोजगार मिल सके और उनको हेल्प कर सकें हम लोग रोजगार ढूंढने में। तो और कृषि के क्षेत्र में भी जो एलाइड सेक्टर्स हैं, जैसे फिशरीज में अपार संभावना है, हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छी संभावना है, तो उस ओर भी ध्यान देने से निश्चित रूप से खुशहाली गाँव में आएगी। खुशहाली गांव में आएगी। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको, वो खजाना खाली है, आगे कैसे रास्ता निकलेगा ये सब हर कोई जानना चाहता है। और चीफ सेक्रेटरी झारखंड से ये जानना चाहेगा कि क्या आगे अंधकार है या उजाले की किरण भी दिखाई पड़ रही है? नहीं, अभी जो ये अंधकार है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि जो सुबह होने के पहले वाला अंधकार है, बिल्कुल भोर होने वाली है, अंधेरा छटेगा। और मैं आपसे बताऊं कि कुछ हम लोगों को 3-4 महीने का GST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मिला है, तो सेल्स टैक्स पे तो अब राज्यों का नियंत्रण नहीं रहा जब से GST रिजीम शुरू हुआ है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जैसे हम लोगों ने अभी काम किया, एक्साइज में हम लोगों का रेवेन्यू बहुत ख़राब हो गया था। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक्साइज बंद कर दें तो वो रेवेन्यू या आम जनता को लाभ मिलता है, वो लाभ स्मगलर्स को, बूटलेगर्स को, अन्य असामाजिक तत्वों को मिलना शुरू हो जाता है जब सही ढंग से आप चीज़ें लागू नहीं करते हैं। तो उसी तरह से ट्रांसपोर्ट में हमें रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है। रेवेन्यू हमारा जो लैंड रेवेन्यू है, जो हम लोग ज़मीनें लोगों को दे रहे हैं, उनका सही दाम मिले। और हमारा GST बेस और ज़्यादा बढ़त करने की आवश्यकता है। जो वहाँ पर लूप होल्स हैं उनको प्लग करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे जो थोड़े से कहीं कहीं पाया गया है, पूरे भारतवर्ष में पाया गया है, झारखंड में भी है, कि कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं, कुछ इलीगल ड्रॉल्स होते हैं, उनको भी हमें प्लग करने की ज़रूरत है। उस दिशा में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी कर पाएंगे। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोन बहुत अधिक है, तो झारखंड के ऊपर कितना लोन है, प्रति व्यक्ति कितने के कर्ज तले दबा हुआ है अभी? नहीं, मैं फिर से आपसे बता दूं कि ये नहीं है कि हमारी स्थिति देश में सबसे खराब है। हमारी स्थिति लगभग बीच में है। कुछ राज्यों की हालत हमसे भी ज़्यादा ख़राब है, 3-4 राज्यों की। और जैसे मैंने आपको बताया कि GSDP का अब करीब 26 से 27% टोटल लोन हो गया है। कोशिश ये होनी चाहिए इसको हम 25% से कम रखें। तो हम मान के चलें कि जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं उसको कुछ होल्ड किया जाएगा और जो आम लोगों की ज़रूरत की ज़्यादा ज़रूरत है उन पे फोकस करेगी ये सरकार और आप लोग? जी बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी कैबिनेट का अभी फोकस यही है कि आप आम आदमी, गाँव के आदमी को, आप गरीब लोगों को, उनको फोकस कीजिए और सामाजिक क्षेत्र में काम कीजिए। मैं एक चीज़ और आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वजह रही, क्या पीछे की सरकारों ने ऐसे निर्णय लिए जिसकी वजह से आज हम इस स्थिति में पहुँच गए, या
वो लोक लुभावन थे या उसकी जरूरत थी उस वक्त? नहीं, आपका प्रश्न थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टिकोण से अधिक पूछ रहे हैं आप। लेकिन अगर राज्य के हित में देखा जाए तो सभी राज्य सरकारें राज्य हित में ही फैसला लेती हैं, समाज हित में ही फैसला लेती हैं। अब कभी कभी ये ज़रूर होता है कि हम लोग एम्बिशियस हो गए, घर में भी हम लोग करते हैं कि जितनी हम लोगों की सैलरी नहीं, बजट नहीं है, कभी सामाजिक दायित्व में हम लोग अधिक खर्च कर बैठते हैं तो उस महीने प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये अस्थायी चीज़ें होती हैं और इसको फिर थोड़ा टाइम लगता है ठीक करने में। तो ये सारी चीजें मददगार होंगी नए झारखंड के निर्माण में? बिल्कुल होंगी, और हम सब लोग मिलके कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक बेहतर इस राज्य को कर सकें और अच्छे से अच्छे परिणाम दे सकें, और जो राज्य सरकार का निर्देश होगा उसको ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से उसका पालन करेगी। धन्यवाद। डी.के. तिवारी जो कि मुख्य सचिव हैं झारखंड सरकार के, और वो साफ कह रहे हैं कि किस तरीके से नए झारखंड के निर्माण में ब्यूरोक्रेसी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही वो रीढ़ की हड्डी है जिससे कि आगे पूरा शरीर सुदृढ़ हो सकता है।